नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सवालों के घेरे में आई प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर का आगे का रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। उनके खिलाफ मिली शिकायतों पर डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने जांच शुरू कर दी है। ये जांच 2 हफ्तों में पूरी होगी। सूत्रों के मुताबिक अगर वो दोषी पाई गई तो उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर उनके खिलाफ तथ्यों को छुपाने और गलत बयानी का आरोप सही पाया गया तो आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। इस बीच पुणे सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी पूजा खेड़कर को नोटिस भेजा है। ये नोटिस निजी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने और गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार लिखवाने के मामले में भेजा गया है। आईएएस प्रोबेशनर डॉक्टर पूजा खेड़कर की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ इस मामले में डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने जांच शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में इस जांच को पूरा करने के आदेश भी दिए गए हैं। अगर खेड़कर दोषी पाई जाती हैं, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। यही नहीं, अगर तथ्यों को छुपाने और गलत बयानी के आरोप सही निकलते हैं तो उन पर आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड व्हाटएवर माय सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। पूजा खेड़कर के मामले ने तूल पकड़ा तो पुणे ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने निजी गाड़ी पर लाल बत्ती के उपयोग और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाने के लिए नोटिस दिया है। जांच में पता चला है कि ऑडी कार एक निजी इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर है और इस गाड़ी पर यातायात नियमों के उल्लंघन की 21 शिकायतें भी है और 27,000 रुपए का जुर्माना भी भरना बाकी है। उसके ऊपर अंबर दिया लगा हुआ है और जो महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है उसका कुछ परमिशन नहीं लिया गया। ऐसे हमें जानकारी मिली है। उसी के तहकीकात के लिए हम यहाँ पे आए हैं। वो गाड़ी के ऊपर 21 चालान पेंडिंग है और 26,500 रुपए का दंड बाकी है। अब पूजा का परिवार भी विवादों के घेरे में है। आरोप है कि पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। उससे उन्होंने कई जगहों पर जमीन खरीदी थी। खेड़कर परिवार ने पुणे जिले के मुलसी तालुके में 25 एकड़ जमीन खरीदी है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी किसानों की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की। जब इन किसानों ने इसका विरोध किया तो पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर बाउंसर लेकर वहां पहुंच गई और हाथ में पिस्तौल लेकर किसानों को घबराया। हैरानी की बात यह है कि जब किसानों ने इस मामले में पोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो ऊपर से आए हुए दबाव के कारण पुलिस ने साधारण सी शिकायत भी दर्ज नहीं की। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ऐसा कौन है जो इस परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है और सवाल ये भी है कि क्यों पुणे पुलिस ने अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। विवादित प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ नवी मुंबई पुलिस ने भी गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूजा खेड़कर ने कथित तौर पर स्टील चोरी मामले में गिरफ्तार अपने रिश्तेदार की रिहाई के लिए नवी मुंबई पुलिस पर दबाव डाला था। उन्होंने मई में नवी मुंबई पुलिस में एक डीसीपी को फोन किया था। यानी पूजा खेड़कर पूरी तरह से गिर गई हैं। अब मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा और सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आरोपों की फेहरिस्त दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। आरोपों की गंभीरता भी लगातार बढ़ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ के महेश जी जुड़ रहे हैं, आईएएस साथ, जो कि मानद अध्यक्ष भी हैं DAOAF के। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे, ये जो जांच का आदेश दिया गया है 2 हफ्तों में इसको पूरी करना है, एडिशनल सेक्रेटरी हैं DOPT के जो इस जाँच को निपटाएंगे, आपके हिसाब से जो जाँच का दायरा है, क्या ये सिर्फ पूजा तक ही सीमित रखा जाना चाहिए या फिर इसको बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि ये जो पूरी चयन प्रक्रिया है शायद उस पर भी सवाल उठाता है? थैंक यू। जो आपने मुझे निमंत्रण दिया है, ये जो इशू है इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। अब ये हमें नहीं पता है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब इनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन एक इसमें जो नंबर ऑफ इश्यूज हैं वो मैं आपको पहले फ्लैग कर देता हूं। एक इश्यू ये आया है कि ये नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट नहीं है। तो आपको पता है कि वो जो नॉन क्रीमी जो क्रीमी लेयर में जो आते हैं वो 8 लाख रुपीज एंड अबव आते हैं, लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट सिर्फ फाइनेंशियल लेवल से नहीं होता है। 8 लाख रुपया और उससे ऊपर हुआ, देयर आर अदर कैटेगरीज भी हैं, जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, देयर आर 6 कैटेगरीज जिसके अंतर्गत आपको ओबीसी को क्रीमी लेयर डिक्लेयर किया जा सकता है। एक तो फाइनेंशियल है जो 8 लाख रुपया के ऊपर है, दूसरा है कि अगर दोनों पेरेंट्स गस्टेड ऑफिसर हैं
या उसमें से एक क्लास 1 ऑफिसर है। आप समझ रहे हैं? अगर कोई क्लास 2 ऑफिसर है और वो क्लास 1 बन जाता है 40 इयर्स में, तो उसको आरक्षण का बेनिफिट ओबीसी का नहीं मिलेगा, उनको बच्चों का। तो एक तो ये इशू है कि सिर्फ ये फाइनेंशियल लेवल का नहीं, और बाकी जो इनके फादर जो हैं वो गस्टेड ऑफिसर जरूर होंगे, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में थे आपके बॉम्बे के। तो एक ये दूसरा इशू भी है कि एक तो फाइनेंशियल लिमिट का वायलेशन है कि नहीं है, दूसरा क्या है जो गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं सर्विस कैटेगरी में आता है, तीसरा है जो इनके फादर ने, जैसा हमने पढ़ा कि इलेक्शन लड़े हैं 2 बार, 40 करोड़ की संपत्ति बता रहे हैं। अगर 40 करोड़ की संपत्ति बता रहे हैं तो ये संपत्ति कैसे आई? क्या वो आपका इनहेरिटेंस से आया है? क्या इज इट अ केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट? ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चौथी बात ये है कि जो एसडीएम ने इलेक्शन, जो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू किया है, किस बेसिस में किया है भाई? एसडीएम क्या उसने ड्यू डिलिजेंस किया? क्या इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन किया जो बिफोर इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट? क्या जब इतना, एक फादर इनके जो 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, उसके पहले वो एक ऑफिसर हैं आपके पॉल्यूशन में, वो जरूर वो माने जाने होंगे अपने गांव में जहां रहते हैं। तो एसडीएम का भी इसमें रोल बहुत अहम है कि उसका रोल क्या ये लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस, लैक ऑफ इंक्वायरी तो ठीक आपको नहीं है, उसके लगता कारण है था? कि इसमें क्या आपको लगता है कि इसमें जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी बाद में हो सकता है, अगर ये सारे तथ्य और आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो? एकदम। देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट गलत वे से अगर आपने लिया, अगर मैं एप्लीकेंट हूं और मैंने अप्लाई किया ओबीसी में और मेरा क्रीमी लेयर है और मैंने उसमें अप्लाई किया, तो एक तो सेक्शन 177 जो पहले हमारा आईपीसी था, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, 177 लग जाएगा। दूसरा है सेक्शन 191 ऑफ द आईपीसी, जिसमें आपको 3 साल की जेल होती है, यू आर गिविंग फॉल्स एविडेंस। ये तो एप्लीकेंट है, लेकिन हो सकता है इसके फादर ने, जो लेडी है, जो लड़की है पूजा मैडम, इनके पापा ने जब वो माइनर थी तब सर्टिफिकेट लिया, तो इनके फादर का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये क्रिमिनलिटी का केस है जी, जरूर क्रिमिनलिटी का केस है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा महेश जी की रिपोर्ट क्या आती है, कब आती है और रिपोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। लेकिन बहरहाल सरकारी सूत्र ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि अगर रिपोर्ट में दोषी पाया गया तो इन्हें सेवाओं से बर्खास्त भी किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर समझाने के लिए कि मामला कितना गंभीर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने बाकायदा अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि 50 साल पहले इसी दिन शुरू हुए आपातकाल ने संविधान का गला घोट दिया था, उसकी याद में यह दिन मनाया जाएगा। 18वीं संसद की शुरुआत से ही आपातकाल को लेकर बहस जारी है। दरअसल 2024 के चुनाव में विपक्ष ने लगातार संविधान पर खतरे की बात की, उसे बचाने की अपील की और कहा कि यह अघोषित आपातकाल है। यह शायद 2024 के नतीजों का ही असर हो कि सरकार को अब इस मुहिम की राजनीतिक काट खोजने की जरूरत महसूस हो रही है। यही कारण है कि 18वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल की आलोचना की गई। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी आपातकाल के सवाल पर पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। विपक्ष सरकार पर अघोषित आपातकाल लगाने का आरोप लगाता आया है। तो अब सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर एक नई लड़ाई छेड़ दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल के अत्याचार के कारण परेशान हुए थे। यह भारतीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस संविधान दिवस की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। इस फैसले का मकसद उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं के बावजूद
लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। और दक्षिण दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और पूछा है कि इसके लिए दिल्ली सरकार कितना मुआवजा देगी और कितने पेड़ लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी किया और 31 जुलाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि उसे पेड़ काटने का आदेश किसने दिया। अदालत ये भी जानना चाहती है कि 5 साल में कितने पेड़ काटने की अनुमति दी गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे लीगल एडिटर आशीष भार्गव। दक्षिण दिल्ली के रिज इलाके में अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब और सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कहा है कि हम यहां पर दिल्ली सरकार, डीडी और एलजी के बीच की लड़ाई के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हैरानी की बात है कि कोई भी ये नहीं बता रहा कि आखिरकार किसके आदेश पर 422 पेड़ काटे गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब ठेकेदार को नोटिस कर दिया है और कहा है कि वो हलफनामा दाखिल करके 31 जुलाई तक बताए कि आखिरकार किसने पेड़ काटने के निर्देश दिए थे। साथ ही ये भी पूछा है जो काटे गए हैं पेड़ हैं उनकी लकड़ियां कहाँ हैं और वो किस हालात में हैं और कहाँ कहाँ से वो काटी गई थी। इसके अलावा ये भी पूछा है जो बदले में पौधारोपण किया गया है, पेड़ लगाए गए हैं, वो कहाँ लगाए गए हैं, ये पूरा ब्यौरा मांगा गया है। दिल्ली सरकार पर गहरी नाराज़गी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस A.S. ओक की इस बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने इस अवैध काम से अलग नहीं हो सकती है, उसे पीछा नहीं छुड़ा सकती है। दिल्ली सरकार ने जो किया है वो एक तरीके से अवमानना का मामला बनता है। दिल्ली सरकार से पूछा है कि आखिरकार बताएं कि जब पेड़ काटे जा रहे थे तो उसका कौन सा अफसर मौजूद था और क्या पेड़ काटने के समय एलजी को बताया गया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ नहीं काटे जा सकते। उनसे ये भी पूछा है दिल्ली सरकार से कि पिछले 5 साल में कितने पेड़ काटने की अनुमति दी गई है, ये एक हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए ये भी कहा गया है कि वो ये भी बताए कि आखिरकार अब इस पेड़ काटने के बाद पर्यावरण की भरपाई कैसे करेंगे, उसके लिए कैसे मुआवजा देंगे, क्या ये परियोजना उसकी है, क्या कदम उठाए जाएंगे जो दिल्ली के भीतर पर्यावरण को एक बार फिर से बहाल किया जा सके। इसको लेकर दिल्ली सरकार भी अपना हलफनामा दाखिल करेगी। एलजी को भी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई और कहा कि लगता है कि एलजी खुद को अदालत समझ रहे हैं। लेकिन एलजी की तरफ से कहा गया कि दिल्ली सरकार, डीडीए की तरफ से कहा गया कि दिल्ली सरकार ने अप्रूवल मुख्यमंत्री ने भेजी थी, उसके बाद ये पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपसे लड़ाई लड़ने की बात नहीं है, पर्यावरण को बचाने की बात है। 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। सारे अफसरों को कहा गया है वो हलफनामा दाखिल करके बताएं आखिरकार किस तरीके से और किसके आदेशों पर पेड़ काटे गए। साथ ही साथ तमाम चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं जिनके जवाब एजेंसीज को देने होंगे। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। अब से करीब 80 साल बाद यानी सन 2100 तक देश की आबादी घटने लगेगी, लेकिन तब भी चीन की आबादी से 2.5 गुना ज्यादा होगी। चीन से आबादी में पिछले साल ही भारत आगे निकल चुका है और 2100 तक यह सिलसिला बरकरार रहेगा। 2100 तक चीन की आबादी इस वक्त की आबादी से आधी रह जाएगी, यानी वो 1950 के स्तर पर पहुंच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 2060 तक अपने चरम पर होगी, तकरीबन 170 करोड़, और इसके बाद 12% तक घट जाएगी। लेकिन इसके बाद भी भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी अगले 50 से 60 वर्षों तक लगातार बढ़ेगी और 2080 के मध्य तक चरम पर पहुंच जाएगी, तकरीबन 10 अरब 30 करोड़। इस वक्त ये 8 अरब 20 करोड़ के आसपास है। चरम पर पहुंचने के बाद आबादी के घटने के अनुमान है। इस सदी के आखिर तक इसके 10 अरब 20 करोड़ तक रह जाने के आसार हैं। तो जनसंख्या को लेकर ये जो आंकड़े आए हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मनु गौड़ जी, जो कि जनसंख्या मामलों के विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है मनु जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे ये समझना चाहेंगे जो ये रिपोर्ट आई है ये भारत के लिए क्या संदेश दे रही है, क्योंकि कह रही है कि 2100 तक जो है आंकड़ा कम होने लगेगा, लेकिन 2060 तक भारत की आबादी चरम पर पहुंच जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश जी मैं ये कहूं
कि बड़ी विचित्र स्थिति है। जिस देश में दुनिया का पहली बार जिस देश ने फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रयास करा, सोचा, सन 1952 में भारत में, वो आज दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो ये जनसंख्या के क्षेत्र में हमारी अब तक की सरकारों की पॉलिसीज की नाकामियों को साफ तौर पर प्रदर्शित करता है। अब बहुत विलंब हो चुका है, परंतु वो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो इसलिए भारत सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र अभी भी ये चाहिए कि वो जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक उचित नीति बनाने की भारत सरकार को आवश्यकता है, उस पर वो विचार करे। जो आंकड़े अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के आए हैं, ये हर साल रिलीज होते हैं और ये सिर्फ एक सैंपल सर्वे होता है। अभी तक हमारे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े, वो जनसंख्या के वर्ष 2011 के हैं। 2021 में हमारी नई जनगणना होनी थी, जो कि अभी तक कोविड के कारणों से रोकी गई थी और आज तक वो नहीं करी गई है। तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि ये बताना कि भारत सरकार जनसंख्या जनगणना जो है वो कब कराएगी, उसे जल्दी से जल्दी कराने की आवश्यकता है, जिससे कि वास्तविक वर्तमान आंकड़े देश के समक्ष या विश्व के समक्ष आ सकें और उसके बाद ही कुछ कहना कि क्या वास्तविक जनसंख्या हमारी इतनी ही है, जिस पे पहले ही प्रश्न चिन्ह बहुत बार उठ चुके हैं। हमारी भी कई रिपोर्ट्स इस संबंध में आ चुकी हैं। दूसरी चीज, क्या ये कहना जिस देश में 90 करोड़ लोग अभी रिप्रोडक्टिव एज या उससे कम एज में हैं, अगर आज 2 चाइल्ड नॉर्म भारत ले भी आता है, तब भी अगले 35 वर्षों में लगभग 45 करोड़ की जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी हमारी। लेकिन आपने जो बात कही मनु गौड़ साहब की, अभी तक की सरकारों की नीति जो है वो स्पष्ट नहीं रही है। बीच में अभी ये मांग भी उठने लगी है कि इस बारे में सख्त कानून भी बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये समय है? लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बढ़ रही जनसंख्या दरअसल भारत के लिए अच्छी है, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है और ये भारत को आगे जाके फायदा पहुंचाएगी। देखिए, नो डाउट आज जो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है, उसमें भारत की जनसंख्या का एक योगदान है, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन हमें वहीं ये भी सोचना चाहिए कि वो जनसंख्या क्या हमारे संसाधनों के अनुरूप है। वास्तविक जनसंख्या, अगर हम अपनी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को गरीब रखें और वो संसाधनों की कमी के कारण हमेशा बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी में जूझता रहे, हम अपने देश को क्या बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने देश को लेबर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं? जिस तरह से आज वो पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, जिस तरह से आज वो कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो हम कि क्या चाहते हैं अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को देना? आज की हमारी 2.4% भूभाग पे विश्व की 4% वाटर रिजर्व है हमारे पास और 18% पॉपुलेशन उस पर निर्भर करती है। आज हम बेरोजगारी की बात उठाते हैं, आज हम फूड अडल्ट्रेशन की बात उठाते हैं, आज बच्चों के पीने योग्य जो दूध है वो मोर देन 70%, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, मोर देन 70% अडल्ट्रेटेड है। तो इस चीज को लेके, और क्या जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्या वो इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण ही हैं? बिल्कुल, ये बहस है जिस पर मुझे लगता है कि आगे भी चर्चा होती रहेगी। ये बहस का मुद्दा है और इसीलिए जैसा हमने कहा है कि सरकारों में भी इस बात पर मंथन हो रहा है कि इसके लिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए। बहरहाल शुक्रिया आपका मनु जी इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।